with our lecture. Okay, so first, before we start, let us just revise whatever we did in the last class. Okay, तो ये एक तरह से आपको नोट्स में भी काम आएंगे. ठीक है, आपके जो नोट्स है वो सॉलिड बनते जाएंगे. सो यहाँ पे जो आपको नोट्स मिलेंगे, दोज आर द बेस्ट ऑफ द नोट्स. ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये सारे पॉइंट्स, दिस इज द समरी ऑफ आवर लास्ट लेक्चर दैट वी डिड. तो फर्स्ट लेक्चर से हमने क्या क्या सीखा, चलो बताओ. पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर. तो एक तो हमें ये जानने को मिला कि जो रिलेशंस होते हैं दे आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था कि व्हाट आर रिलेशंस, रिलेशंस क्या होते हैं. सो दे आर नथिंग बट दे आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. अच्छा, कितने रिलेशन बन सकते हैं फिर? अगर मान लो एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी, तो कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं? तो हमने ये भी पढ़ा था कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन भी बनेंगे. सो नंबर ऑफ रिलेशंस which can be defined from A to B is same as the number of subsets. ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो सारे पॉइंट्स, ताकि आज के लेक्चर के लिए आप तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, और आज भी फोड़ना है. ठीक है, आज क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बेसिक एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी. तो ऐसा मत समझना कि हम तो अभी बेसिक बेसिक कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. आपकी क्विजेस भी होगी. ठीक है, तो क्विजेस में भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और यहाँ पे भी एकदम एडवांस लेवल की, जो भी आपका जेई एडवांस में आने वाला है, वहां तक की डेफिनेटली पूरी तैयारी कराई जाएगी. फॉर नाउ वी आर फोकस्ड ऑन बेसिक्स, ताकि एक बार मैंने बोला था ना, अगर तुमने कैलकुलस की नस पकड़ ली, अगर तुमने कैलकुलस की नस पकड़ ली, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता. फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता. 33% वेटेज होता है कैलकुलस का, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर कैलकुलस. तो अगर आपको रिलेशन समझ में आएंगे, तो आज आपको फंक्शंस भी समझ में आ जाएंगे. ओके, वी डिड वन मोर थिंग, दैट नंबर ऑफ सबसेट्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 raised to n. तो अगर कोई भी एक सबसेट दिया है और मुझसे पूछेंगे कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो मैं सिंपली फॉर्मूला लगा दूंगा 2 power n. देन वी स्टडीड वन मोर थिंग कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये इंटरसेक्शन नहीं आएगा, क्रॉस आएगा. ओके, there's a slight mistake, change it, notes में change कर लेना. A cross, number of elements in A cross B will be same as number of elements in A multiplied by number of elements in B. एक और चीज हमने पढ़ा था कि number of relations, कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं यार. जितने सबसेट है उतने, हर एक सबसेट, every subset of A cross B is one relation. तो जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 power mn. तो ये फॉर्मूला भी हमने देखा था कि यार नंबर ऑफ रिलेशंस व्हिच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. लिखते हमेशा ऐसा, देखो लिखने का स्टाइल है कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने रिलेशन बन सकते हैं, 2 power mn. सिंपल है. ठीक है, रिलेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म आल्सो, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म आल्सो. तो ध्यान से देखते रहना, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली है, होने वाली है. आज के जो एग्जांपल्स है वो तो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ कि कब वो एग्जांपल्स आएंगे. ठीक है, सो रोस्टर फॉर्म भी है यहाँ पे, और सेट बिल्डर फॉर्म में भी यू कैन रिप्रेजेंट एनी रिलेशन. दिस इज जस्ट लाइक सेट्स. अगर आपने सेट्स पढ़ा, तो सेट्स को भी हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली रिलेशंस को भी रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आई होप यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है. तो जो एरो डायग्राम से हमने सीखा था, ठीक है, एरो डायग्राम से क्या सीखा था कि एरो जो होता है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, इट कैन एंड एनीवेयर. यहीं से तो मैंने बताया था कि रिलेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, तो एरो कहीं से भी चालू हो सकता है, कहीं को भी खत्म हो सकता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट रिलेशंस. तो रिलेशंस के बारे में हमने यही पढ़ा था कि एरो कहीं से भी चालू हो सकता है, कहीं पे भी खत्म हो सकता है. वन मोर थिंग वी हैव स्टडीड, दैट वाज द टाइप्स ऑफ रिलेशंस. कि यहाँ पे 3 मेन टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं. वन इज सिमेट्रिक, वन इज रिफ्लेक्सिव, एंड वन इज ट्रांजिटिव. तो यार रिफ्लेक्सिव क्या था? रिफ्लेक्सिव वाज कि इफ a, b इज एलिमेंट ऑफ R, देन a, also should be element of R. मतलब b की जगह a डाल दो, बस सिंपल, b की जगह a डाल दिया. if a, b is element of R, then b, a, मतलब स्वैप कर दो, x और y को स्वैप कर दो, that will also be element of R. तो यहाँ पे ये हो गया सिमेट्रिक. देन ट्रांजिटिव मतलब if a, b is element of R, b, c is element of R, then a, c also should be element of R. एक और चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि if there is no pairing, अगर कोई पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या वो ट्रांजिटिव होगा? सब लोग बताओ, चलो सब लोग आंसर करेंगे चैट में. ऑल ऑफ यू नीड टू आंसर इन चैट कि अगर कोई पेयरिंग नहीं है, जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन दे दिया विच इज समथिंग लाइक 4,5 एंड 2,3, क्या इसमें कोई पेयरिंग पॉसिबल है? 2 ही एलिमेंट है. कितने एलिमेंट है? 2 ही एलिमेंट है. होमवर्क क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं. अभी रुको रिकैप तो कराने दो. ओके, सो आर इज वन रिलेशन. होमवर्क क्वेश्चंस कराऊंगा. ओके, सो 4,5 2,3, तो अगर कोई पेयरिंग है ही नहीं, तो क्या वो ट्रांजिटिव होगा? अरे यार, अगर कोई पेयरिंग है ही नहीं, तो इसमें तो यही बोला ना कि इफ a, b is element of R and b, c is element of R, then a, c should be present in R. मतलब अगर a, b उसमें है,
और बी कॉमा सी भी उसमें है तो ए कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन अगर ए बी और बी सी है ही नहीं तो काय का मतलब, तो देन इट इज डायरेक्टली ट्रांजिटिव। ओके, उस केस में ट्रांजिटिव होगा, यस इट विल बी ट्रांजिटिव। ओके, सो दिस इज यस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये डाउट आप मतलब बहुत सारे टीचर्स को पूछोगे ना तो उनको भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ट्राई करके देखना कभी। तो ये ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिव होता है। अब एक और बात जो, ठीक है, एक और बात बताते हो, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये समझो ध्यान से पहले कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है विच इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो। ओके, अगर एक रिलेशन है आर, मान लो एक रिलेशन है आर, दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। okay, that relation is reflexive also, that is symmetric also, and it is transitive also। अगर कोई एक रिलेशन आ गया R which is all three, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सब कुछ है वो, तो उसको हम बुलाएंगे इक्विवेलेंस। यहाँ पे ध्यान रखना, इट इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट नहीं है, एलिएंटी नहीं है, इक्विवेलेंस। तो वर्ड्स का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इक्विवेलेंट लिख के आ गया एग्जाम में। तो अगर मतलब मान लो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इस तरह का एक क्वेश्चन आया भी था इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर देखोगे, सिंस हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है। तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसा रिलेशन है विच इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, सिमेट्रिक ऑल्सो, ट्रांजिटिव ऑल्सो, देन इट इज इक्विवेलेंस। समझ में आ गया, ये तो सिंपल है। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने एक बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो मुझे बताओ कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, कैसे चेक करेंगे अब। लेट्स सी, यहाँ पे तुम्हारा मतलब माइंड थोड़ा सा चलना चाहिए, होगा दिमाग चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। तो थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या था। पहले तो ये बताओ आइडेंटिटी रिलेशन क्या था। तो अगर मान लो एक रिलेशन है आर, ओके, आइडेंटिटी मतलब जहां पे वन नंबर और वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से रिलेशन है। मतलब 1,1 ऐसा लिखा था हमने, 1,1, फिर 2,2, फिर 3,3, फिर 4,4 और ऐसा चलता जाएगा, डॉट 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 डॉट। ओके, सो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये जो लिखा हुआ है, क्या ये इक्विवेलेंस है, क्या ये इक्विवेलेंस है, यस और नो। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं देखो 1,1, इसमें अगर पहला वाला जो नंबर है उसको रिपीट करा दूं, पहला वाला नंबर है 1, तो उसको रिपीट कराएंगे तो 1,1 ही आएगा, इसको रिपीट कराएंगे तो 2,2 ही आएगा, इसको रिपीट कराएंगे तो 3,3 ही आएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अगर सबको स्वैप कर दूं, मतलब y, x ले लूं, x, y है ना, तो मैं y, उल्टा कर दूं, 1,1 ही आएगा, इसका उल्टा 2,2 ही आएगा, ठीक है, इसका उल्टा 3,3 ही आएगा, तो सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव होगा क्या, अभी तो बताया, क्या इसमें कोई पेयरिंग पॉसिबल है। तो समझ के बताना, क्या इसमें कोई पेयरिंग पॉसिबल है, क्योंकि 1,1 ये 1 से खत्म हो रहा है और 1 से चालू होने वाला कोई और ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, कोई भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का अगर तुम कोई बेस्ट एग्जांपल चाहते हो तो दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन इटसेल्फ। तो ऑल मतलब आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस। ओके, नोट कर लो, इसको नोट कर लेना कहीं पे, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस, दैट इज रिफ्लेक्सिव आल्सो, सिमेट्रिक आल्सो, ट्रांजिटिव आल्सो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने जो होमवर्क में दिए थे उसको तुमने ट्राई किया होगा, तो फटाफट से इसका आंसर बताओ। चलो क्विज टाइम, क्विज टाइम, यू नीड टू आंसर फास्ट। जो भी यहाँ पे फास्ट आंसर देता है डेफिनेटली ही और शी विल विन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिया था कि T1 T2 दो ट्राइंगल है। यहाँ पे T1 T2 क्या है, ट्राइंगल है, तभी तो कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं। तो T1 एंड T2 आर टू ट्राइंगल्स, मेंशन नहीं है बट क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि T1 एंड T2 आर टू ट्राइंगल्स। तो दो ट्राइंगल है। देखो इसको पहले तो चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करेंगे, अगर इफ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, रिफ्लेक्सिव मतलब B की जगह A डाल दो बस। ओके, B की जगह A डाल दो, तो यहाँ पे B कौन है, B तो T2 है और A कौन है, T1 है। तो T2 की जगह तुम T1 डाल दो और फिर पूरा स्टेटमेंट को पढ़ो। देखो मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एज इट इज तुम याद रखना, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो B है ना उसकी जगह A डाल देंगे, बस रिप्लेस कर दो और फिर से वही स्टेटमेंट पढ़ो। तो ये क्या बनेगा, इफ T1 is congruent to T2 then can we say that T1 will be congruent to T1। T2 की जगह मैंने क्या डाल दिया, T1 ही डाल दिया, तो यस ये सही है। कोई भी अगर एक ट्राइंगल है वो अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना, अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के बारे में क्या ख्याल है, तो अगर इफ T1 is congruent to T2 then can we say that T2 will also be congruent to T1। उल्टा कर दो, स्वैप कर दो,
T1 की जगह T2 और T2 की जगह T1, यस ये भी सही है। ओके तो ये भी यस है। और ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव भी सही होगा, इफ T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, then can we say that T1 will be congruent to T3? बोल सकते हैं ना ऐसा, if T1 is congruent to T2, T2 is congruent to T3, then we can say that from equation 1 and 2 we can also say that T1 is congruent to मतलब सारे yes है। तो क्या ये इक्विवेलेंस है? एक बात बताओ, is this equivalence? Yes, it is reflexive also, symmetric also, transitive also, so this is equivalence relation. Understood all of you? This is equivalence relation. एकदम मजा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका आंसर क्या था? a is divisible by b। तो यहाँ पे a और b कोई भी रियल नंबर है। ओके, a and b you can take anything, a is any real number, b is also any real number। तो ये बताओ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करके तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा कि a is divisible by b, तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा जो स्टेटमेंट है कि b की जगह a डाल दो और फिर से स्टेटमेंट को पढ़ो। जहां पे b लिखा हुआ है ना वहां पे a डाल दो बस, और फिर से स्टेटमेंट को पढ़ो। तो ये आएगा a is divisible by a। क्या ये सही है? a is divisible by a, तो अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ये तो सही है। सो इट विल बी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा, यस। सिमेट्रिक, तो अगर इफ a is divisible by b, then can we say that b is divisible by a? क्या उल्टा बोल सकते हैं? जैसे 4 is divisible by 2, बट क्या हम बोल सकते हैं कि 2 is divisible by 4? नहीं, ये तो नो आएगा ना, 2 is not divisible by 4। ठीक है, डिविजिबल मतलब उसका जो आंसर आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना। डिविजिबल की डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए। डिविजिबल मतलब फ्रैक्शन नहीं होता है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं चलेगा, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर तुम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर फाइनली 0 आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल मतलब परफेक्टली डिविजिबल की बात हो रही है यहाँ पे, तो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। सो सिमेट्रिक का आंसर इज नो। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में इफ a is divisible by b and b is divisible by c, तो क्या हम बोल सकते हैं कि a will be divisible by c? yes or no? बस yes or no बताओ। if a is divisible by b, जैसे ले लो 16 is divisible by 4 and 4 is divisible by 2, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 16 is also divisible by 2? yes, ये तो सही लग रहा है। ओके, सो आंसर विल बी yes, no, yes। वेयर इज द ऑप्शन? yes, no, yes। क्या बात है, सब सब बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है, बहुत लोगों ने। तो यहीं से पता चलता है कि एक्चुअली में मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझ में आ रहा है ना। तो वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया एकदम आंसर्स देख के। अगर तुम्हारे सही आंसर आते तो मुझे भी एकदम एनर्जी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे आंसर सही आते तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है ना कि यस हो गया हमसे, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि यस पढ़ा दिया हमने भी। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर सही देना बहुत जरूरी है। और अगर मजा आ रहा है तो लाइक करते जाना सब लोग, एक बार वीडियो को लाइक करना बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था। ठीक है, चमक गया सबको? यस, चमकना चाहिए बस। तो मॉड a लेस देन b है, तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए इफ मॉड a इज लेस देन इक्वल टू b, तो क्या हम बोल सकते हैं कि मॉड a, बस b की जगह a डाल दो, बस खत्म, b की जगह a डाल दो। तो मॉड a लेस देन इक्वल टू a होगा क्या? सोच के देखो, कोई एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया ना, देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया, एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया, या एक भी a और b का वैल्यू ऐसा मिल गया जिसके लिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो पूरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अंडरस्टूड? केवल एक वैल्यू बता दो। तो जैसे अगर मैं a को पुट कर दूं -2, तो मॉड ऑफ -2 लेस देन इक्वल टू -2, क्या ये बात सही है? मॉड ऑफ -2 तो 2 आएगा, और इधर -2 है, तो क्या ये ग्रेटर होता है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अंडरस्टूड? रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि मॉड a जो है वो हमेशा a से कम नहीं होगा ना, नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सोच के बताओ। सो इफ मॉड a, ये गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इफ मॉड a is less than equal to b, then can we prove that, or can we say that mod b will be less than equal to a? क्या ऐसा हम कर पाएंगे? जैसे वैल्यूज ले लो, अगर मैं a का वैल्यू लेता हूं 2 और b का वैल्यू लेता हूं 3, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्या यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा? यहाँ पे आ जाएगा 3 का मॉड लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये सही बात है? ये तो गलत बात हो गई ना, नो, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। और डेफिनेटली तुमको यहां से भी फील आ ही गया होगा ना कि अगर मॉड a b से कम है तो मॉड b कैसे हो सकता है a से कम? नहीं हो सकता है। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखो, ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव समझाता हूं। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए यहां पे तुम्हें लेना पड़ेगा कि इफ मॉड a इज लेस देन इक्वल टू b and
ट्रांजिटिव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू सी, तो हमें ये प्रूव करना है देन मॉड ए इज लेस देन इक्वल टू सी। तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं, क्या बोल रहे हैं लोग? लोग बोल रहे हैं कि यस ट्रांजिटिव है। ओके ओके, ट्रांजिटिव नहीं है भी बोल रहे हैं बहुत लोग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सिंस ये अच्छा क्वेश्चन है, तो कुछ दो ग्रुप बन गए है ना। आधे लोग कह रहे यस, आधे लोग कह रहे नो। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, पहले एक्सप्लेनेशन समझ लो, फिर तुम लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है बी, इसी को मैं स्वैप कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बी पहले लिखो और मॉड ए बाद में लिखो। और इनइक्वालिटी किस तरफ है, इसका मुंह जो है वो बी की तरफ खुल रहा है ना, तो बी की तरफ खोल दो। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि बी जो है वो मॉड ए से बड़ा है। अब सोच के देखो, अगर बी मॉड ए तो पॉजिटिव ही होगा। मॉड ए जो होगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। तो बी जो है वो एक पॉजिटिव नंबर से भी बड़ा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेफिनेटली बी जो है वो भी पॉजिटिव होगा? यस और नो, एग्रीड? अगर बी जो है वो एक पॉजिटिव नंबर से भी बड़ा है तो डेफिनेटली बी जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो अगर बी पॉजिटिव है तो ये जो मॉड है उसको प्लस बी के साथ खोल सकते हैं, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, या तो पॉजिटिव या जीरो, तो पॉजिटिव या जीरो, और जीरो ऑल्सो यू कैन राइट, बट स्टिल इस मॉड बी को हम बी के साथ ओपन कर सकते हैं, प्लस के साथ ओपन कर सकते हैं। तो मॉड को ओपन कर दो, सिंस बी इज पॉजिटिव तो मॉड को मैंने ओपन कर दिया। अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, देखो पहली इक्वेशन है मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी, और दूसरी इक्वेशन सिंस यहाँ पे बी तो पॉजिटिव है, अगर बी पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी लेस देन इक्वल टू सी। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये आ जाएगा। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया होगा कि हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रांजिटिव है। सो दिस इज ट्रांजिटिव। तो फाइनली आंसर क्या है इसका? आंसर नो, नो, यस, नो, नो, यस। आई थिंक बहुत लोग इसका आंसर ई दे रहे थे। सो वेरी गुड, यू गॉट +4 मार्क्स एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। ओके, सो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसमें मजा आया होगा। और अगर इस क्वेश्चन में मजा आया ना, तो इस क्वेश्चन में तो मतलब आसमान छू लोगे, तो मजा ही आ जाएगा एकदम। अगर ये क्वेश्चन कर दिया ना तो बहुत ही मजा आने वाला है। चलो लेट्स सी। सो वी हैव वन क्वेश्चन, इसको बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सोच समझ के बताना, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जहां पे भी बी लिखा है वहां ए डाल दो। अच्छा एक बात, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना ए आर बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सिंपल एक रिलेशन है जो ए से बी डिफाइन है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर इसमें जो आएगा, यू कैन से सेट ए से सेट बी को एक रिलेशन डिफाइन है, बस इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है। ए आर बी का मतलब देयर इज अ रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ओके, सिंपल। और आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ, तो इसको इसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन, तो बी की जगह ए डालेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए माइनस ए ग्रेटर देन 1/2। तो ये तो बन रहा है जीरो, जीरो ग्रेटर देन 1/2। क्या ये सही बात है, गलत बात है? यार जीरो 1/2 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना। नो, दिस इज फॉल्स, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिंस जीरो इज नॉट ग्रेटर देन 1/2 तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक बताओ। सिमेट्रिक के लिए ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि इफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 1/2 देन कैन वी प्रूव दैट मॉड ऑफ बी माइनस ए विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1/2? क्या ये प्रूव कर सकते हैं? इफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 1/2 देन मॉड ऑफ, अच्छा देखो एक बात तुम लोग को पता होगी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी विल बी सेम एज मॉड ऑफ बी माइनस ए। दोनों एक ही बात है ना। मॉड ऑफ बी माइनस ए लिखो या मॉड ऑफ ए माइनस बी लिखो, सो बोथ आर सेम। तो अगर ये गिवन है क्वेश्चन में तो ये तो प्रूव कर ही सकते हैं। इसको तुम सिंपल लिख दो मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट है ट्रू। तो ये क्या सिमेट्रिक होगा? यस, इट इज सिमेट्रिक। अंडरस्टूड? तो अगर मॉड a माइनस बी ग्रेटर देन 1/2 है तो डेफिनेटली मॉड ऑफ b माइनस ए भी ग्रेटर देन 1/2 होगा ही होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे? ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ये सबसे डिफिकल्ट है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या आंसर आ रहा है? यस होगा। ओके, लोग कह रहे हैं सर ट्रांजिटिव होगा, चेक कर लो आप, है ना, इतना कॉन्फिडेंस है कि सर आप चेक कर लो ट्रांजिटिव होगा। लेट्स सी। तो जैसा कि मैंने बोला था, अगर मैं कोई एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर निकाल लूं जो कि इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम बोल देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। बस एक ऐसा एग्जांपल बताओ। तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि इफ मॉड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन 1/2 एंड एक और इक्वेशन बनेगी ना, मॉड ऑफ b माइनस सी बनेगी। ये समझ में आ रहा है? दिस इज ग्रेटर देन 1/2 देन वी नीड टू प्रूव दैट मॉड ऑफ a माइनस सी जो होगा वो भी 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये सही है ये जो लिखा है? अगर ये गिवन है, मान लो ये गिवन है और ये टू प्रूव है, इसको प्रूव करना है,
तो क्या हम प्रूव कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे यस अगर तुम्हारा आंसर है तो कैसे, कि कैसे प्रूव करें? अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसको गिवन ले लो, इसको टू प्रूव ले लो और ट्राई करो, या तो फिर एक ऐसा काउंटर एग्जांपल निकाल दो जिसके लिए ये फॉल्स है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू बताओ, कोई भी वैल्यू बताओ। जैसे लेट्स से मैं ए को ले लेता हूं 1। ठीक है, अगर मैंने ए को 1 ले लिया तो बी को कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन 1/2 हो जाए। तो तुम एक काम करो, बी को नेगेटिव ले लो, -1 ले लो। ठीक है, अगर मैंने ए को ले लिया 1 और बी को ले लिया -1 और सी को ले लो 1.5 ले लो। ठीक है, ये वैल्यू सेटिस्फाई करा के देखना, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? एक बार चेक करते हैं, लेट्स सी, क्या पता। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, जो गिवन क्वांटिटी है उसको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। तो मॉड ऑफ a माइनस बी अगर मैं निकालू तो 1 माइनस -1 इसका मॉड, ये डेफिनेटली 1/2 से बड़ा होगा। यस, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक करो। b मतलब -1 माइनस 1.5, इसका मॉड जो होगा ये भी ग्रेटर देन 1/2 होगा, मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। जो गिवन है उसको तो मतलब जो वैल्यू लिया है वो मैंने करेक्ट लिया है। अब यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ये वाला, ये ट्रू आएगा या फॉल्स? तो सब्स्टिट्यूट करके देखना, 1 माइनस 1.5 इसका मॉड ग्रेटर देन 1/2, तो ये तो 1/2 ही आ गया। 1/2 ग्रेटर देन 1/2, क्या ऐसा होता है? इज 1/2 ग्रेटर देन 1/2? नो, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये ग्रेटर नहीं होता है। ओके, 1/2 इज नॉट ग्रेटर देन 1/2, मतलब एक ऐसा जिससे हम ये बोल सकते हैं डेफिनेटली 100% कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो आंसर इज नो, इट्स नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि हमने एक ऐसा एग्जांपल निकाल लिया जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर था यस, नहीं, इसका आंसर था नो यस नो, नो यस नो, नो यस नो, ई इज द आंसर। ओके, सो आंसर इज नो यस नो, ई इज द आंसर। सबको समझ में आ गया? यस, वेरी गुड, मजा आ गया आज। अब देखो, अब एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि यहां से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी चालू हो रहा है। तो ये जो एग्जांपल है इसको ध्यान से करते हैं हम। तो यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, दो सेट गिवन है पहले, तो एक सेट है ए, एक सेट है बी, दो सेट्स गिवन है और एक रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब क्या, देयर इज अ रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब यहाँ पे ये रिलेशन है, रिलेशन गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये किस में गिवन है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, मतलब एक स्टेटमेंट गिवन है। इसको तुम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब ब्रैकेट करके, कॉमा 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 करके। सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऑलरेडी गिवन है, ये जो क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में तुम्हें बताना है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो ए है, ओके, जो ए है वो लेंगे हम सेट ए में से, मतलब पहला नंबर यहां से लेंगे सेट ए में से, दूसरा नंबर सेट बी में से उठाएंगे। तो एक नंबर उठा लो सेट ए से, एक नंबर उठा लो सेट बी से, और इस तरह से उठाना है कि ए जो होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन बी। जो ए से उठाएंगे वो बी वाले से जो उठाएंगे उससे बड़ा होना चाहिए। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओ, चलो लेट्स सी कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड? तो यहाँ पे ए को ए लेना है बी से बड़ा, तो अगर मैं ए को 1 ले लेता हूं तो 1 से बड़ा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, 1 शुड बी ग्रेटर देन, तो 1 के साथ कुछ भी नहीं आएगा। ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बनेंगे वो देखना है तुमको। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स लैगिंग हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से बनेंगे वो देखना है। ठीक है, तो ए है, बी है, और यहाँ पे ए शुड बी ग्रेटर देन बी। तो हम एक एक ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं 3,2, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए। ओके, और कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं? 3,2 बना सकते हैं, 3,4 नहीं बना सकते, 3,6 नहीं बना सकते, 3,8 भी नहीं बना सकते, 5,2 बना सकते हैं। ठीक है, 5,2 बना सकते हैं, 5,4 भी बना सकते हैं, 5,6 नहीं बना सकते। ठीक है, और आगे बढ़ो, 7,2 हो सकता है, 7,4 हो सकता है, 7,6 भी हो सकता है। तो ये आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे टोटल? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 6। क्या ये सही है? तो ये 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया कौन से फॉर्म में? इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। तो सबको समझ में आ गया? बस एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ठीक है, जो पहला वाला एलिमेंट है वो तुम्हें यहां से सिलेक्ट करना है, दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो तुम्हें यहां से सिलेक्ट करना है, और इस तरह से करना है कि जो पहला वाला नंबर आएगा वो दूसरे वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। दैट्स इट। तो कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? 6 बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस रिलेशन में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बन गया। तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे ध्यान से सुनना,
यहीं से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है। तो इसी रिलेशन को मैं ले रहा हूं, ठीक है, आई एम टेकिंग द सेम रिलेशन, और इसको तुम्हें बताना है कि ये जो रिलेशन है, ओके, ये जो रिलेशन है, ये इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो ये रिलेशन था हमारे पास, सेट ए सेट बी, वही वाला रिलेशन है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा था, सेम रिलेशन, 6 एलिमेंट्स आर देयर। इसका मैंने एरो डायग्राम बना दिया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हमने क्या बना दिया, इसका एरो डायग्राम बना दिया। अब डोमेन क्या होता है, ध्यान से सुनना, डोमेन होता है द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेट। ये सेट है ए, ये सेट है बी, और फर्स्ट वाले सेट में कितने एलिमेंट है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, लेकिन 1 की मैपिंग किसी के साथ नहीं है, देखो इसमें आ ही नहीं रहा। तो 1 की मैपिंग किसी के साथ भी नहीं है, अंडरस्टूड, 1 की जो मैपिंग है वो किसी के साथ नहीं है। तो यहाँ पे इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया था, एक बार बता दो, यहाँ तक व्हाट वी डिड वाज वी जस्ट कन्वर्टेड दिस टू रोस्टर फॉर्म, ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, इसी को हम यूज करेंगे आगे एग्जाम्पल के लिए, ओके, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तो पहले इसको समझो कि होता क्या है, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज रेंज, ओके। तो ये हमारा रिलेशन था, ठीक है, हमने एक सेट ए ले लिया था, एक सेट बी ले लिया था, देन वी हैव कन्वर्टेड दिस रिलेशन, दिस इज द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, हमारा ये रिलेशन है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे सेट ए जो है उसको एरो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, ताकि विजुलाइज हो जाएगा, अगर विजुलाइज हो जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसको ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट है, ए में 4 एलिमेंट है, एक है 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, 1 3 5 7, ओके। तो 1 3 5 7 है, लेकिन अगर तुम इस रिलेशन के अंदर ध्यान से देखो, क्या 1 की कोई मैपिंग है इस रिलेशन के अंदर, ध्यान से देखो, 1 से चालू होने वाला तो कोई भी नहीं है, अंडरस्टूड, 1 की कोई मैपिंग नहीं है, मतलब हमें ये समझ में आ गया कि 1 की कोई भी मैपिंग नहीं है। तो अगर 1 की मैपिंग नहीं है, इसका मतलब 1 सिंगल है, मतलब उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसे समझ लो, तो 1 की मैपिंग नहीं है। तो यहाँ पे डोमेन में, डोमेन होता है दोज एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, ये हमारा फर्स्ट सेट है ए, ये हमारा सेकेंड सेट है बी, तो एक सेट है ए, एक सेट है बी। तो डोमेन होता है कि जो एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में मैप्ड है, तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट है जो डबल है, ऐसे समझ लो, कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक तो है 3, एक तो है 5 और एक है 7, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा इसमें, समझ गए, इसमें 1 नहीं आएगा। सिमिलरली कोडोमेन क्या होता है, देखो कोडोमेन होता है पूरा का पूरा सेट बी, अब उसमें किसकी मैपिंग है या किसकी मैपिंग नहीं है वो नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेट बी मतलब कौन कौन से एलिमेंट, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी होगा और 8 भी होगा, समझ में आया, ओके। डोमेन मतलब वही वाले एलिमेंट्स लेंगे जो मैप्ड है, कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा ले लेंगे, पूरा सेट बी, सेकंड सेट पूरा ले लो। और रेंज मतलब वो वाले एलिमेंट सेट बी के वो वाले एलिमेंट जो मैप्ड है। यहाँ पे एक एलिमेंट है 6, ठीक है, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे 7,6 आएगा ना, 7,6 आएगा, 8 की कोई मैपिंग नहीं है, 8 की कोई मैपिंग नहीं है, मतलब 8 नहीं आएगा, रेंज में 8 नहीं आएगा। तो कौन कौन आएंगे, यहाँ पे आएगा 2, 4 और 6, तो सबको समझ में आ गया। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ लैग आई थिंक सम स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग इंटरनेट, ओके। तो यहाँ पे व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर मैप्ड। व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन इज पूरा का पूरा सेट बी, अगर एक रिलेशन है जो कि डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये पूरा क्या होगा, दिस फुल थिंग इज कोडोमेन, ये पूरा का पूरा ये कोडोमेन है, अंडरस्टूड, ये पूरा का पूरा कोडोमेन है। और डोमेन होगा जो एलिमेंट सेट ए में मैप्ड है, दैट इज डोमेन, और जो एलिमेंट सेट बी में मैप्ड है दैट इज रेंज। तो यहां पे रेंज में आ जाएगा 2 4 6, ओके। अगेन देयर इज लैग, all of you can hear me, right? All good, just tell me in the chat box, because some students are still writing there is lag. All good, Ria? Okay, all clear? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। रिपीट रिपीट रिपीट, नहीं चमका, ओके। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे वंस अगेन लेट्स सी, सो व्हाट इज, आई इरेज एवरीथिंग।
ठीक है, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज रेंज। देखो सिंपल है, इफ देयर इज अ रिलेशन, जैसे ये रिलेशन है, दिस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, ये जो रिलेशन है दिस इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो डोमेन, डोमेन इज दोज एलिमेंट्स इन सेट ए विच आर मैप्ड। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे 1 3 5 7 है, लेकिन 1 की कोई मैपिंग नहीं है, 1 सिंगल है, तो जो सिंगल है उसको डोमेन में नहीं लेंगे, तो केवल आएगा 3 5 7। अब कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन के लिए याद रखना, कोडोमेन इज फुल सेकंड सेट, ये पूरा का पूरा सेकंड सेट जो होता है दैट इज कोडोमेन। सो कोडोमेन में सब कुछ आएगा, ये पूरा आएगा, ओके, सो 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा। और रेंज क्या होता है, रेंज मतलब वो वाले एलिमेंट इन सेकंड सेट विच आर मैप्ड, ये रिलेशन की बात कर रहा हूं, दिस इज रिलेशंस, अभी फंक्शंस की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये जो कोडोमेन, डोमेन और रेंज की हम बात कर रहे हैं दैट इज फॉर रिलेशंस, नॉट फॉर फंक्शंस। तो यहाँ पे रेंज क्या होगा, यहाँ पे रेंज होगा 2 4 और 2 4, ये 7 गलत है, यहाँ पे 6 आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। सो हियर 6 एंड 8। अब 8 की कोई मैपिंग नहीं है, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या 8 की कोई मैपिंग है, अगर 8 की कोई भी मैपिंग नहीं है तो उसको हम रेंज में नहीं लेंगे, तो रेंज विल बी दिस ओनली, ओके। तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 6 आएगा, 2 4 6 8, और 8 की कोई मैपिंग नहीं है, मतलब सिंपल तुम इतना याद कर लो कि जिसकी मैपिंग है फर्स्ट सेट में दैट इज डोमेन, जिसकी मैपिंग है सेकंड सेट में दैट इज रेंज, और पूरा का पूरा सेट बी दैट इज कोडोमेन, सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे व्हाट इज इनवर्स रिलेशन, अब समझो व्हाट इज इनवर्स रिलेशन। सो इनवर्स रिलेशन मतलब, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इज लाइक दिस, मतलब मान लो ये एक रिलेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन है, इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे केवल ये जो एलिमेंट्स है ना उनको स्वैप कर देंगे, एक्स और वाई को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, या तुम बोल सकते हो ए और बी को क्या कर देंगे, स्वैप। तो अगर यहाँ पे 2,4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4,2, समझ में आया, 4,2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3,4, यहाँ पे हो जाएगा 2,6, और इसको भी स्वैप कर दो तो 1,8। तो इनवर्स रिलेशन सबको समझ में आ गया, इन शॉर्ट सबको समझ में आ गया कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। मतलब अगर स्टार्टिंग में एरो डायग्राम ऐसा था, ये सेट ए ये सेट बी, यहां से कुछ एरो बने हुए थे इधर की तरफ, तो अब जो एरो डायग्राम होगा, ठीक है, अब जो एरो डायग्राम होगा वो उल्टा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा बी से ए, उन्हीं एरोस को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, बस बस क्या करो, अगर इनवर्स रिलेशन निकालना है, तो ये 12th स्टैंडर्ड का ही टॉपिक है, ठीक है। सो अगर इनवर्स रिलेशन निकालना है तो सीधा सीधा क्या करो, अगर सेट ए और बी का एरो डायग्राम बना हुआ है तो एरो डायग्राम में एरोस जो है वो उल्टे हो जाएंगे, तो पहले ऐसे पॉइंट कर रहे थे तो अब ऐसे पॉइंट करने लगेंगे, सिंपल, ओके। तो यहाँ पे अगर 2,4 है तो यहाँ पे 4,2 हो जाएगा, 4,3 है तो 3,4 हो जाएगा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, यस, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एरो डायग्राम, जैसे 2 इज मैप्ड विद 4, 4 इज मैप्ड विद 3, तो अगर ये एरो डायग्राम गिवन है आर का, सो देयर इज अ रिलेशन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक रिलेशन है जो ए से बी डिफाइंड है, तो अगर मुझे इसका एरो डायग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें रिवर्स कर देंगे, इधर 4 आएगा, ओके। तो यहाँ पे आर इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बस एरोस को रिवर्स कर दो, तो यहाँ पे एरो को उल्टा कर दो, यहाँ पे भी उल्टा कर दो, यहाँ पे भी उल्टा कर दो, यहाँ पे भी उल्टा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये 1 to 8 बनेगा ना, 1 to 8, फिर ये बनेगा 2 to 6, 2 to 6, फिर बनेगा 3 to 4, और यहाँ पे 4 to 2, मतलब ये। तो अगर ये आर का एरो डायग्राम है तो ये आर इनवर्स का आ गया, सिंपल, सबको समझ में आ गया। इफ आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो आर इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, आर इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, समझ आ गया ना सबको। तो पहले जो डोमेन था अब वो कोडोमेन बन गया, ठीक है, पहले जो डोमेन था अब वो कोडोमेन बन गया, और पहले जो रेंज था अब वो क्या बन गया, डोमेन बन गया, तो ये स्वैप हो जाएगा, ये सबको समझ में आ रहा है। पहले जो डोमेन था अब वो रेंज बन गया, और पहले जो रेंज था अब वो डोमेन बन गया, स्वैप हो गया ना, एक्स और वाई को स्वैप कर दिया, मतलब ये सेट्स भी तो स्वैप हो गए, पहले अगर ए टू बी था तो अब बी टू ए हो गया, तो रेंज और डोमेन जो है वो स्वैप हो जाएगा। सो इनवर्स रिलेशन में ये याद कर सकते हो कि रेंज एंड डोमेन दे विल स्वैप, सिंपल। तो इनवर्स रिलेशन यहाँ पे चमक गया होगा सबको। अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे अब बहुत ही मजा आने वाला है। सो दिस इज योर एक्चुअल कैलकुलस व्हिच इज स्टार्टिंग। तो यहाँ पे फंक्शंस की डेफिनेशन समझते हैं, तो ध्यान से सुनना सब लोग। मान लो फंक्शन का काम क्या होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो एक एग्जाम्पल सुनो, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आई थिंक सभी टीचर्स इसको यूज करते ही है। तो एक जूसर ले लिया मैंने, ठीक है। फंक्शंस आर जस्ट लाइक मशीन, ये मैंने लिखा है ना, ये इट इज जस्ट लाइक मशीन, जैसे मशीन काम करता है वैसे ही फंक्शंस भी काम करेंगे, ठीक है। तो मशीन, अगर मशीन का काम क्या होता है तुम बताओ, अगर मशीन है उसमें हम कुछ इनपुट देंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। इफ वी गिव सम इनपुट वी विल गेट सम आउटपुट, इफ वी गिव सम इनपुट
वी विल डेफिनेटली गेट सम आउटपुट। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक जूसर ले लिया, ठीक है, जूसर भी तो एक मशीन है। तो यहाँ पे इफ आई गिव सम इनपुट एज लेट्स से फ्रूट्स, अगर मैंने इनपुट्स दे दिया फ्रूट्स, तो क्या निकलेगा आउटपुट? तो जूस निकलेगा, ठीक है, बहुत टेस्टी होगा, यू कैन ड्रिंक इट ऑल्सो। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसमें इनपुट दे दूं वुड, अब क्या होगा? सोच समझ के बताओ कि अब क्या होगा। अगर मैंने जूसर ले लिया, जूसर में मैंने इनपुट दे दिया वुड, तो अब क्या होगा? तो अगर हम वुड इनपुट देंगे तो डेफिनेटली कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा ना, ये जो मशीन है वो ब्रेक हो जाएगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। इस मशीन की एक लिमिटेशन है कि अगर तुम कुछ स्पेसिफिक इनपुट देते हो तभी तुम्हें आउटपुट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कुछ भी तुम इनपुट डाल दोगे तो आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक मशीन की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर तुम कुछ स्पेसिफिक इनपुट डालोगे तो ही तुम्हें आउटपुट मिलेगा, अगर तुम ऐसे कुछ भी डाल दोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर फ्रूट्स डाले तो मुझे मिला फ्रूट जूस, लेकिन अगर मैं वुड इनपुट डालता हूं देन आई विल नॉट गेट एनीथिंग, देन दिस मशीन विल ब्रेक। मतलब क्या इतना सब लोग एग्री कर रहे हैं कि इसमें जो इनपुट होना चाहिए, ये जो मशीन्स है इसमें जो इनपुट होना चाहिए, इट शुड बी सम स्पेसिफिक इनपुट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल देंगे, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। तो अगर कुछ स्पेसिफिक इनपुट अगर हम देते हैं तो ही आउटपुट मिलेगा, समझ आया? अगर कुछ स्पेसिफिक इनपुट देते हैं तो ही आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो सम स्पेसिफिक इनपुट होता है ना, उसी को हम बोलते हैं डोमेन। इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डोमेन। तो समझ में आ गया डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब एक फंक्शन है, मान लो जैसे रूट एक्स, रूट एक्स एक फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं वो बताओ। अगर मेरे पास फंक्शन है रूट एक्स, तो क्या मैं इसमें नेगेटिव नंबर इनपुट दे सकता हूं? अगर मैंने नेगेटिव नंबर दे दिया इनपुट, तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या ये डिफाइन होता है? ये तो डिफाइन नहीं होता है, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो नेगेटिव नंबर है इनटू दिस फंक्शन इज सेम एज वुड इनटू अ जूसर। भाई जूसर में अगर वुड डालोगे तो ऐसा थोड़ी कि वुड जूस निकलेगा, है ना, नहीं निकलेगा। तो सिमिलरली अगर नेगेटिव नंबर इसमें हम इनपुट देंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो क्या क्या नंबर्स हम दे सकते हैं? क्या हम जीरो इनपुट दे सकते हैं? क्या हम जीरो इनपुट दे सकते हैं? रूट ऑफ जीरो, रूट ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो होता है, सबको पता होना चाहिए। तो आउटपुट क्या निकल के आएगा? आउटपुट निकल के आएगा जीरो, मतलब जीरो इनपुट दे सकते हैं। अगर हमने जीरो इनपुट दिया इसका मतलब आउटपुट भी जीरो आएगा। लेट्स से अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट देता हूं, तो अगर मैं कुछ पॉजिटिव नंबर देता हूं इनपुट, तो उसका रूट होके निकल जाएगा, बस उसका रूट आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने इनपुट दे दिया 2, तो आउटपुट क्या आएगा? रूट 2 आ जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, दिस इज रियल नंबर। रूट 2 जो है वो तो काफी एक रियल नंबर है, ठीक है। इट कैन बी इररेशनल बट है तो रियल नंबर ना, रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आ रहा है, तो नेगेटिव नंबर हम इसमें इनपुट नहीं दे सकते। तो इस फंक्शन का डोमेन बता सकता है कोई? व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ रूट एक्स? मतलब वो वाली x की वैल्यू जो हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो कौन सी ऐसी x की वैल्यूज है जो हम इसमें इनपुट दे सकते हैं? या तो जीरो दे सकते हैं या पॉजिटिव दे सकते हैं। तो जीरो टू इन्फिनिटी आएगा और जीरो पे क्लोज आएगा, ये आएगा डोमेन। एग्रीड ऑल ऑफ यू? जीरो टू इन्फिनिटी आएगा और जीरो पे क्लोज आएगा, क्योंकि हम इसमें जीरो भी इनपुट दे सकते हैं। तो ये आ गया डोमेन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये तुम्हें बहुत समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो सम स्पेसिफिक इनपुट होता है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं डोमेन, और ये जो आउटपुट निकल के आएगा उसी को हम बोलते हैं रेंज। जो आउटपुट होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो अगर तुम यहाँ पे देखो जो x का वैल्यू मैं इनपुट दे रहा हूं दैट इज डोमेन, और जो y का वैल्यू आउटपुट मिल रहा है दैट इज रेंज। x का वैल्यू जो हम इनपुट में दे रहे हैं दैट इज डोमेन, एंड y का वैल्यू जो आउटपुट में मिल रहा है दैट इज रेंज। तो इसका डोमेन हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी वेयर जीरो इज क्लोज्ड। तो सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी इनपुट दे देंगे, जो भी हम स्पेसिफिक इनपुट देंगे उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं डोमेन। तो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले डोमेन क्या होता है, सवाल भी करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हें समझना जरूरी है। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे आंसर्स ये भी दिया था, आई एम श्योर, कि ये जो रूट एक्स है, ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी लिखा था कि सर इसका डोमेन r प्लस है। क्या ये सही बात है? क्या इसका डोमेन r प्लस होगा? अगर मैं बोलता हूं कि डोमेन इज r प्लस, सो इज दिस करेक्ट, ट्रू और फॉल्स? इज दिस ट्रू और फॉल्स? ये सही बात है कि गलत बात है? r प्लस अगर मैं लिखता हूं तो ये गलत बात है, दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज r प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव मतलब उसमें जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो कैसा नंबर है यार? जीरो तो पॉजिटिव नहीं है ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आर प्लस में मतलब जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है, आर प्लस में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो आर प्लस हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसका डोमेन जो है उसमें जीरो भी आ रहा है, इसमें तो जीरो भी आ रहा है ना, इसका डोमेन ये था।
इसमें जीरो भी आ रहा है, तो इसका डोमेन तुम ऐसे जरूर बोल सकते हो कि नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स? तो अगर मैं बोलता हूं पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, जीरो इंक्लूड नहीं है उसमें, जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और नॉन नेगेटिव मतलब क्या जीरो नॉन नेगेटिव नंबर है? जीरो इज नॉट नेगेटिव ना, जीरो सोच के देखो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मतलब जीरो क्लोज टू इंफिनिटी, ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो अगर तुम आर प्लस लिख दोगे गलती से तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये बताया कि यहाँ पे आर प्लस इज नॉट द आंसर। यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं कि आर प्लस यूनियन जीरो, ऐसा लिखोगे तो ये भी सही है। दिस इज ऑल्सो ओके, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लो और जीरो भी ले लो तो ये भी सही है। या फिर ऐसे लिखो कि जीरो टू इंफिनिटी, ओके, एवरीथिंग यूनियन जीरो, यूनियन होता है, ठीक है, बीच में प्लस मत लिख देना, तो यूनियन। सो दिस इज द डोमेन। डोमेन सबको समझ में आ गया? ये तो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि एक जूसर है, इनपुट जो देंगे उसको डोमेन बोलते हैं, आउटपुट जो निकल के आएगा वो रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब एक एडवांस डेफिनेशन पे चलते हैं। ये जो फंक्शन की एडवांस डेफिनेशन है उसको हम देखते हैं, उसको समझते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमने पहले स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट कैसे किया था क्लास को, एक सेट था ए, एक सेट था बी, तो हमने सबसे पहले डिफाइन किया ए क्रॉस बी। अब तुम देख रहे हो मतलब फ्लो देख रहे हो लेक्चर का कैसे जा रहा है, ठीक है। तो पहले हमने दो सेट लिए ए और बी, उससे हमने डिफाइन किया कि ए क्रॉस बी क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, तो हम सब लोगों ने ए क्रॉस बी डिफाइन कर दिया। ए क्रॉस बी के बाद मैंने बोला कि कोई भी एक सबसेट ले लो ए क्रॉस बी का। अगर हम कोई भी एक सबसेट ले लेंगे ए क्रॉस बी का तो वो एक रिलेशन होगा। मतलब कितने सबसेट बनेंगे? 64 सबसेट बनेंगे, तो 64 रिलेशंस भी आएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6, मतलब 2 पावर 6 आएगा ना, 2 पावर 6 इज 64। तो यहां पे कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं हम? 64 रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो ये जो 64 रिलेशंस है, उन सारे रिलेशन में से कुछ रिलेशन ऐसे है जो आगे जाके फंक्शन बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? कुछ रिलेशन ऐसे है 64 में से जो आगे जाके फंक्शन बन जाएंगे, और कुछ रिलेशन ऐसे है जो आगे जाके फंक्शन नहीं बन पाएंगे। समझ में आया? तो पहले तो हमने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी का सबसेट ले लिया। तो अगर हम कोई भी एक सबसेट ले लेते ना तो वो रिलेशन तो होता ही है। उस रिलेशन में यहाँ पे 64 रिलेशन है, ऐसा समझ लो 64 रिलेशंस है, उसमें से कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो आगे जाके फंक्शन बन जाएंगे, और कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो आगे जाके फंक्शन नहीं बनेंगे। सो देयर इज अ स्पेसिफिक कंडीशन, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो फंक्शन कहलाएगा, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। इतना सबको समझ में आ गया? यस, क्योंकि यहाँ पे 64 रिलेशंस आर देयर, तो कुछ आगे जाके फंक्शन बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। तो वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? वो स्पेसिफिक मतलब ऐसा क्या स्पेशल है कि एक रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाए। ओके, तो ऐसा क्या स्पेसिफिक कंडीशन है या ऐसा क्या स्पेशल कंडीशन है जिससे कोई भी एक रिलेशन फंक्शन बन जाए, तो वही उसका डेफिनेशन भी है। तो ये जो डेफिनेशन पे बेस भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी जेई में भी, तो इसको ध्यान से सुनना। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, तो इस डेफिनेशन को लिख लो पहले तो सब लोग, ठीक है। यहां पे अगर तुम वर्ड यूज करते हो यूनिक इमेज तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डोंट राइट यूनिक, यूनिक इज द रॉन्ग वर्ड। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी अगर तुम पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा होगा कि यूनिक इमेज इन बी, तो यूनिक नहीं होता है, वन एंड ओनली वन होता है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, मतलब मान लो कोई भी एक रिलेशन, मान लो ये एक रिलेशन है, ठीक है, दिस इज वन रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन हो भी सकता है, ये फंक्शन नहीं भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता है, तो वो मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड। तो तुम लिख लो फर्स्ट कंडीशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, सारे के सारे मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? मैप्ड होने चाहिए, सबके सब मैप्ड होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि सबकी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, ठीक है। सबकी कितनी इमेज होनी चाहिए? वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन मतलब एग्जैक्टली वन, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? हम यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा ये पूछेंगे, देखो जब भी तुम पता कर रहे हो ना कि ये रिलेशन दे दिया, अब पूछेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, तो हमेशा तुम एक क्वेश्चन पूछोगे। वो क्वेश्चन ये होगा कि हाउ मेनी इमेजेस, ठीक है, क्वेश्चन ये होगा कि हाउ मेनी इमेजेस डज सम एलिमेंट, जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट है 1,
तो हाउ मेनी इमेजेस डज वन हैव, तो वन की कितनी इमेज है, तो मैंने बताया था ना इमेज किसको बोलते हैं, ये जो है ए, ओके, ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ वन, ए को क्या बुलाएंगे, ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ वन, सिमिलरली बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ टू एंड बी इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज ऑफ थ्री। समझ में आया, मतलब वन की कितनी इमेज है, वन की कितनी इमेज है, वन की एक ही इमेज है विच इज ए, तो हमें क्वेश्चन यही पूछना है, ठीक है, उसकी क्या इमेज है उससे कोई मतलब नहीं है, वन की इमेज क्या है ए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, वन की कितनी इमेज है उससे मतलब है, तो वन की कितनी इमेज है, केवल एक ही इमेज है विच इज ए, टू की कितनी इमेज है, टू की भी केवल एक ही इमेज है विच इज बी, समझ आया सबको, वन की भी केवल एक ही इमेज है, और थ्री की कितनी इमेज है, थ्री की भी केवल एक ही इमेज है विच इज ऑल्सो बी, तो क्या यहाँ पे यूनिक इमेज है, यूनिक तो नहीं है ना, टू की इमेज भी बी है, थ्री की इमेज भी बी है, तो यूनिक तो नहीं है, तो यूनिक वर्ड कहना रॉन्ग होगा, इट विल बी रॉन्ग, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए कि एग्जैक्टली वन इमेज, यहाँ पे तीनों एलिमेंट की कितनी कितनी इमेज है, एक एक एलिमेंट है, तो क्या ये फंक्शन होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट मैप्ड भी है, देखो वन की मैपिंग है, टू की भी मैपिंग है, मतलब सबकी एक एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, इन शॉर्ट अगर यहाँ पे मान लो 1 2 3 तीन लड़के, तो सबकी एक एक गर्लफ्रेंड, मतलब सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, एंड ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी मैप्ड, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट मैप्ड भी है और सबकी एक एक इमेज आ रही है, वन की भी एक इमेज है, टू की भी एक इमेज है, थ्री की भी एक इमेज है, मतलब क्या ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन, समझ में आ गया, ऑलवेज यू विल चेक टू कंडीशंस, ओके, एक तो सारे के सारे मैप्ड होने चाहिए, और यहाँ पे मान लो एक और एलिमेंट आ गया सी, तब क्या ये फंक्शन है, अब बताना, अब ये नाउ इज दिस अ फंक्शन, इज दिस अ फंक्शन, मतलब जितने भी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो मैप्ड होने चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, तो अगर बी में कोई वेला एलिमेंट है जो सिंगल है, अगर बी में कोई वेला एलिमेंट है जो सिंगल है तो वो चलेगा, देन ऑल्सो इट विल बी अ फंक्शन, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, तो अगर बी में कोई सिंगल एलिमेंट है तो चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, बस तुम तो ये चेक करो कि ए में जितने हैं वो सारे मैप्ड है, और दूसरी कंडीशन सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, फाइन, आगे बढ़ते हैं, ये एक रिलेशन है, ये बताओ इज दिस अ फंक्शन, दिस इज अगेन वन रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, सो इज दिस अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है, इसमें सबसे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑल द एलिमेंट्स आर मैप्ड, जितने भी एलिमेंट है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए दे आर मैप्ड, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन, अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि हाउ मेनी इमेज, वन की कितनी इमेज है, यार वन की तो दो इमेज आ गई, अगर वन की दो इमेज आ गई मतलब क्या ये फंक्शन होगा, नहीं ये फंक्शन नहीं होगा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, क्योंकि वन की इमेज ए भी है और वन की इमेज बी भी है, तो इन शॉर्ट क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर ये डाइवर्जिंग है, ये रेज कैसी है, अगर तुमने रेज पढ़ी है तो ये डाइवर्जिंग रेज है, सबको दिख रहा है, ये कैसी है, डाइवर्जिंग रेज है, तो अगर डाइवर्जिंग है तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, और अगर कन्वर्जिंग है, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो ये फंक्शन होगा, तो इन शॉर्ट यू कैन जस्ट रिमेंबर लाइक दिस, इफ इट इज कन्वर्जिंग it will be a function, if it is diverging it will not be a function, understood all of you, if it is converging it will be a function, if it is diverging it will not be a function, अब यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे 3 जो है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी कोई मैपिंग नहीं है, तो क्या ये फंक्शन होगा, क्या हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमारी फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, तो यहाँ पे ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो सिंगल है, जो वेला है, तो यहाँ पे क्या ये फंक्शन होगा, नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन, व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, यहाँ पे एक एलिमेंट सिंगल रह गया, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन, अंडरस्टूड, अगेन दिस इज नॉट अ फंक्शन, अब देखो एक बेहतरीन एग्जांपल, यहाँ पे एक और एग्जांपल, चलो ये बताओ इज दिस अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है, क्योंकि 1 इज मैप्ड, 2 इज ऑल्सो मैप्ड, 3 इज ऑल्सो मैप्ड, 4 इज ऑल्सो मैप्ड, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है हमारा #1 वो सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन 1 की कितनी इमेज है, 1 की केवल एक ही इमेज है विच इज ए, ओके, 2 की कितनी इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है विच इज सी, 3 की कितनी इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है विच इज डी, ओके, सबकी एक एक इमेज है, यहाँ पे 4 की कितनी इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है विच इज बी, तो सबकी इमेजेस कितनी कितनी है, एक एक ही है, ऑल द एलिमेंट्स इन एक्स दे आर हैविंग वन इमेजेस ओनली, सबकी एक एक इमेज है और सारे मैप्ड भी है, इसका मतलब क्या ये फंक्शन होगा, यस इट विल बी अ फंक्शन, अंडरस्टूड, दिस इज अ फंक्शन, सो वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर गिविंग राइट आंसर, चमका सबको,
चमक जाना चाहिए, एकदम देखते ही चमक जाना चाहिए कि ये फंक्शन है या नहीं। अब एक बेहतरीन एग्जांपल पे आते हैं। लेट्स से वी टेक वन सेट, एक सेट ले लिया मैंने ए और एक सेट ले लिया मैंने बी। इस एग्जांपल से आप लोगों को मजा आ जाएगा। और अगर आपने कनेक्टिविटी इशू की वजह से डिसलाइक मारा था तो प्लीज उसको लाइक में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार, कभी कभी नेट डाउन हो जाता है, लॉकडाउन चल रहा है तो डेफिनेटली मुझे भी अपनी क्लासेस घर से लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने 2 सेट बना लिया, ठीक है। आजकल रामायण बड़ा पॉपुलर है, 9 से 10 में आई थिंक आ भी रहा होगा अभी टीवी में। तो टीवी तुम देख नहीं पा रहे हो, इसीलिए मैंने यहीं पे दिखा दिया कि चलो भाई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, तो मेरे जो एग्जाम्पल है एकदम बेहतरीन बेहतरीन, तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सेट ले लिया ए, इसको विजुअलाइज करो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है, रामायण में मेल मेंबर्स मतलब दशरथ, राजा दशरथ ले लिया, ठीक है। उनकी कितनी वाइफ थी, एक इनका नाम क्या था, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। ओके, राजा दशरथ जो है उनकी 3 वाइफ थी, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। तो क्या ये फंक्शन है? अगर इस तरह की मैपिंग है तो ये जो दशरथ राजा है इनकी 3 वाइफ है, 3 वाइफ। सो विल दिस बी अ फंक्शन? मेरा क्वेश्चन वही है, विल दिस बी अ फंक्शन? क्या ये फंक्शन होगा? मतलब दशरथ राजा की 3 वाइफ है, मतलब हाउ मेनी इमेजेस, हाउ मेनी इमेजेस, 3 इमेजेस। तो विल दिस बी अ फंक्शन? नो, इट विल नॉट बी अ फंक्शन, ठीक है। दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। यहाँ पे सॉरी सॉरी, वेट वेट वेट, वन मिनट, यहाँ पे एक सेकेंड। यहाँ पे दशरथ राजा, ओके, हाँ सही तो बोला, दशरथ इज हैविंग 3 इमेजेस। 1 मिनट, हाँ, तो 1 इज 1 2 3, 3 इमेजेस है ना यहाँ पे, इसकी 3 इमेजेस है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, सही है। ओके, दिस इज नॉट अ फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, रिवर्स कर देते हैं अब केस को। तो रामायण इज नॉट अ फंक्शन, इज महाभारत अ फंक्शन? महाभारत क्या फंक्शन होगा? एक सेट ले लिया ए जिसमें मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है और यहाँ पे फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है। सो विल दिस बी अ फंक्शन? तो अर्जुन की कितनी वाइफ है? एक ही वाइफ है। भीम की कितनी वाइफ है? एक ही है। युधिष्ठिर की कितनी वाइफ है? एक ही वाइफ है। सबकी एक एक इमेज है। नकुल की कितनी वाइफ है? एक ही है। सहदेव की कितनी वाइफ है? एक ही है, द्रौपदी, सबकी वाइफ द्रौपदी। मतलब अगर एक लड़की है जिसके मल्टीपल हस्बैंड्स है तो क्या वो फंक्शन होगा? यस। लेकिन अगर एक लड़का है जिसकी 3 वाइफ हो गई तो क्या वो फंक्शन होगा? नहीं होगा। मैंने बोला था ना, डिस्क्रिमिनेशन है ये, बॉयज के लिए डिस्क्रिमिनेशन है। अगर एक लड़का है अब तुम समझदार हो, ठीक है, अब तुम समझदार हो, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू पूरा तुम्हें समझ में आ गया होगा कि याद कैसे करना है। तो याद करने के लिए बस तुम एग्जाम्पल याद कर लो। रामायण इज नॉट अ फंक्शन, महाभारत इज अ फंक्शन, ठीक है। रामायण इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस है, लेकिन यहाँ पे सबकी एक एक मतलब सबकी एक ही वाइफ है। तो अगर एक लड़की के 5 हस्बैंड है तो वो चलेगा, लेकिन अगर एक लड़के की 3 वाइफ है तो वो नहीं चलेगा। तो इसी बात पे मतलब लाइक्स बढ़ जाने चाहिए, है ना। आई थिंक इफ यू लाइक द एग्जाम्पल, मजा आ गया होगा। अब तो इंटरनेट भी आ गया, जोश भी आ गया, ठीक है। तो डेफिनेटली लाइक को दबा देना यार, मजा आ गया। ओके, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। विल दिस बी अ फंक्शन? अब फटाफट बताते जाओ, विल दिस बी अ फंक्शन? सारे एलिमेंट मैप्ड है, ए की कितनी इमेज है? एक, ए की एक इमेज है, बी की कितनी इमेज है? एक, सी की भी एक, डी की भी एक। तो क्या ये फंक्शन है? जल्दी बताओ, क्या फर्स्ट वाला इज दिस अ फंक्शन? यस, दिस इज अ फंक्शन। यहाँ पे डी जो है वो वेला है, डी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई वाइफ नहीं है। डी की अगर कोई वाइफ नहीं है तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, ये जो है ये फंक्शन नहीं होगा। फाइन, यहाँ पे क्या ये फंक्शन होगा? यहाँ पे ए की कितनी इमेज है? ए की इमेज है केवल 1, ए की इमेज है विच इज पी। बी की कितनी इमेज है? इसकी भी एक इमेज है। सी की भी एक ही इमेज है विच इज आर। ओके, क्या इमेज है उससे कोई मतलब नहीं है, क्या इमेज है उससे कोई मतलब नहीं है। और डी की कितनी इमेज है? डी की भी एक ही इमेज है विच इज आर। ओके, तो ये क्या फंक्शन होगा? एस यहाँ पे अकेला, एस अकेला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए में कोई भी अनमैप्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। और यहाँ पे सिंस ए के कितने इमेज है? ए की 2 इमेज है ना, ए की इमेज पी भी है और क्यू भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो हमेशा तुम डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, अगर किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिफाइन व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फॉर अ फंक्शन। तो अगर मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, ध्यान से इसको सोच समझ के आंसर देना, कि अगर कोई फंक्शन है मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में सारे के सारे मैप्ड होंगे। जितने भी, अगर मान लो 4 एलिमेंट है यहाँ पे, तो चारों के चारों मैप्ड होंगे, तभी तो वो फंक्शन होगा, ठीक है। मैं तो फंक्शन की बात कर रहा हूं, अब मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो डोमेन क्या होगा? अगर मान लो ये फंक्शन है,
और ये फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। ओके, इसको हटाओ, ए टू बी, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हमेशा ऐसा होगा ना कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए में सारे के सारे मैप्ड होंगे, तो डोमेन हमेशा क्या पहला वाला सेट होगा? यस, डोमेन विल ऑलवेज बी सेट ए, जो पहला वाला सेट है वो। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज ए बी सी डी। समझ में आया? डोमेन इज ए बी सी डी। व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज ऑलवेज द सेकंड सेट, पहले भी मैंने बताया था। तो कोडोमेन इज फुल सेट बी, पूरा ले लो। तो पूरे मतलब कौन कौन आएगा? पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा, सब आएंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज रेंज? रेंज मतलब वो वाले एलिमेंट जो मैप्ड है। यहाँ पे पी की मैपिंग है, क्यू की मैपिंग है, आर की भी मैपिंग है, लेकिन एस की नहीं है। एस जो है वो अकेला है। तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे? पी क्यू आर आएगा बस। अंडरस्टूड? पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा। सो समझ में आ गया व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज रेंज। ठीक है, डोमेन मतलब ऑलवेज इन केस ऑफ फंक्शंस इफ वी टॉक, ऑलवेज फर्स्ट सेट इज द डोमेन, सेकेंड सेट इज कोडोमेन, और रेंज होता है आउटपुट। तो अगर हम इनपुट देंगे ए तो आउटपुट आएगा पी, अगर हम इनपुट देंगे बी तो आउटपुट क्या निकल के आए? ये वैसे ही है मशीन की तरह, ठीक है, ये मशीन है। अगर मैं इसमें इनपुट देता हूं ए तो आउटपुट क्या आएगा? पी। अगर मैं इनपुट देता हूं बी तो आउटपुट आएगा क्यू। अगर मैं इनपुट देता हूं सी तो आउटपुट आएगा आर। अगर मैं इनपुट देता हूं लेट्स से डी तो भी आउटपुट क्या आएगा? तो भी आउटपुट आएगा आर। लेकिन क्या कभी एस आउटपुट आएगा? सब लोग बताओ, क्या कभी एस आउटपुट आएगा? कभी नहीं आएगा। तो वो रेंज कैसे हो सकता है? तो यार रेंज तो आउटपुट होता है ना, चमका नहीं चमका? अरे यार रेंज मतलब आउटपुट, तो आउटपुट कभी आ ही नहीं पाएगा किसी भी इनपुट के लिए। क्या कभी एस आ रहा है? कभी एस आ ही नहीं रहा है, एस की कोई मैपिंग है ही नहीं। ओके, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक और टॉपिक कर लेते हैं। क्या कहते हो? वन लास्ट टॉपिक चलो, अदरवाइज आई गिव यू होमवर्क आल्सो। तो यहाँ पे ऑलरेडी टाइम अप हो चुका है, बट स्टिल जस्ट लास्ट टॉपिक। ओके, देन विल वाइंड अप द क्लास। सो वन वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शंस, ये क्या होते हैं? ऑन टू और इनटू। तो हमें बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने हैं। तो वन वन बहुत सिंपल है, देखो यहीं पे समझ में आ जाएगा, डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। ओके, वन वन मतलब देयर इज वन टू वन मैपिंग, मतलब सबकी एक एक वाइफ है, सबकी एक एक गर्लफ्रेंड है। समझ गए? समझदार हो तुम। मेनी टू वन मतलब नाम से ही समझ आ गया ना, मेनी टू वन। ये कैसा फंक्शन है? ये मतलब मेनी एलिमेंट्स आर मैप्ड विथ वन एलिमेंट। इफ मेनी एलिमेंट्स आर मैप्ड विथ सिंगल एलिमेंट, तो इसको हम बोल देंगे मेनी वन फंक्शन। समझ आ गया? दिस इज मेनी वन फंक्शन। और ये कैसा फंक्शन है? ये है वन वन फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, वन वन फंक्शन मतलब वन वन मैपिंग है, सबकी एक एक वाइफ है। और यहाँ पे मेनी टू वन, मेनी एलिमेंट्स आर मैप्ड विथ वन एलिमेंट, तो नाम से ही समझ में आ गया। और ऑन टू और इनटू क्या होता है? एक सेकेंड, ऑन टू और इनटू। तो ऑन टू और इनटू में भी इधर ही बता दो। देखो ऑन टू और इनटू में मैं इधर ही बता देता हूं कि ऑन टू मतलब कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज, अच्छा कोडोमेन इक्वल टू रेंज कब होगा? यहां पे बताना। ये कोडोमेन, ये रेंज है। तो तुम सोच के बताओ कि कोडोमेन और रेंज कब इक्वल होगा? कोडोमेन मतलब ये दोनों सेम होने, ये दोनों सेम तभी होंगे जब सारे एलिमेंट बी के मैप्ड है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है बी के, वो सारे के सारे मैप्ड होने चाहिए ना। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट बी के मैप्ड है तभी तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या ये यहाँ पे व्हाट विल बी द कोडोमेन? कोडोमेन आएगा पी क्यू आर एस। ठीक है, कोडोमेन आएगा पी क्यू आर एस। और रेंज क्या है? रेंज में भी सारे आएंगे ना, सारे मैप्ड है, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस आएगा। तो क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है? यस, देन दिस विल बी ऑन टू फंक्शन। और यहाँ पे एक एलिमेंट है जो सिंगल है, तो कोडोमेन और रेंज क्या दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएगा? इस केस में बताना कोडोमेन क्या आएगा? कोडोमेन तो आएगा पी क्यू आर एस, पूरा का पूरा सेट। और रेंज क्या आएगा? रेंज आएगा केवल पी क्यू आर एस। तो कभी आ ही नहीं पाएगा ना, एस कभी आउटपुट में आ ही नहीं पाएगा। मतलब क्या ये दोनों डिफरेंट है? अगर ये दोनों डिफरेंट है इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? इनटू। समझ में आ गया? ऑन टू फंक्शन मतलब कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज, और इनटू फंक्शन मतलब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। इसका डेफिनेशन, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। सबको समझ में आ गया? यस, चलो अब बाकी का कल पढ़ेंगे। सो आई थिंक देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। ओके, और एक बार एक होमवर्क भी मैंने यहाँ पे डाला था, सो मे बी यू कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है, ये होमवर्क सबको करना है। होमवर्क सुनते जाओ लास्ट में कि यू नीड टू लिस्ट डाउन सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे मैंने तुमको एग्जांपल बताया ना, रामायण, महाभारत, तो ऐसे तुम्हारे दिमाग में भी अब यू नीड टू बी क्रिएटिव। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी क्रिएटिविटी दिखाओ। यू नीड टू बी क्रिएटिव, थिंक अबाउट एनीथिंग। ऐसा नहीं मैथमेटिक्स में ही घुसे रहे। ठीक है, हम किताबी कीड़े नहीं है, हमें तो IITian बनना है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो यू नीड टू बी क्रिएटिव, रियल लाइफ में एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करो और बताओ, ऐसे कोई एग्जांपल बताओ जो फंक्शन नहीं है।
ओके, जो फंक्शन नहीं है। एंड सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ मशीन्स आल्सो, कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं ओके विच आर मेनी वन मतलब क्या? मेनी वन मतलब कि अगर मैं दो डिफरेंट इनपुट दे रहा हूं, मतलब मान लो इनपुट दे रहा हूं 1 या इनपुट दे रहा हूं 2, ओके, दो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दे रहा हूं लेकिन आउटपुट एक ही आ रहा है, मेनी टू वन, समझ रहे हो? डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दे रहा हूं लेकिन आउटपुट एक ही आ रहा है। तो इस तरह के कुछ क्रिएटिव अगर तुम्हारे पास एग्जांपल्स है तो वो भी कमेंट करके बताओ। जिसने भी सबसे अच्छा कमेंट किया उसको मैं मेंशन भी कर सकता हूं इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके फाइन, सो यू नीड टू एक्सपैंड योर थिंकिंग पावर। ओके, तो यहाँ पे तुमको काफी मजा आएगा। एंड डेफिनेटली इफ यू वांट टू स्टडी इन अ पर्सनलाइज्ड वे